हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस टॉपिक की बात करेंगे। वो टॉपिक है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले हमें जे जे थॉमसन का मॉडल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अच्छा, ये मॉडल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ऐसे भी हो सकता है कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के डिस्कवरी के रिस्पेक्ट में भी ये मॉडल पढ़ा जाता है। तो होता क्या है, दूसरा नाम इसको क्या दे सकते हैं, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने जिस फॉइल को यूज किया है उसका नाम ही क्या है, गोल्ड। अब फॉइल मतलब बहुत पतली सी पन्नी, फिल्म, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। और दूसरी चीज हम क्या कह सकते हैं, इसको हम अल्फा पार्टिकल कह सकते हैं। और अल्फा पार्टिकल के सेंस में से, अब अल्फा पार्टिकल बिहेवियर में कैसी होती है? अगर अल्फा पार्टिकल का बिहेवियर देखेंगे तो ये पॉजिटिव पार्टिकल है, ठीक। तो क्या हुआ, रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट का नाम क्या था, हेंस ईगल, अर्नेस्ट मार्सडेन। ये दो स्टूडेंट्स और उनके साथ कौन, रदरफोर्ड, ये मिलके एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। और उसको एक्सपेरिमेंट को कहते हैं क्या, बम्बार्डिंग। जैसे बम्बार्डिंग वर्ड का यूज हम इसके पहले और कहा किए हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो होता क्या है कि गोल्ड फॉइल के रिस्पेक्ट में एक बहुत पतला सा गोल्ड फॉइल लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 100 नैनोमीटर। कितने नैनोमीटर का, 100 नैनोमीटर का एक हम गोल्ड फॉइल पतला सा लेंगे। और ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या है, लास्ट मैंने वीडियो लेक्चर में बोला था कि अल्फा रेज या पार्टिकल के रिस्पेक्टफुली हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लेना पड़ेगा। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अल्फा, बीटा या फिर गामा तीनों प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हम यहाँ यूज कौन करने वाले हैं, अल्फा पार्टिकल को। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, पोलोनियम, थोरियम, रेडॉन, यूरियम। यहाँ से मान लीजिए सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, ये आगे की तरफ गया और बीच में हमने लेड की स्ट्रिप लगा दी। इससे पास होते हुए आगे जाके ये हमारे पास जो स्क्रीन है, इसको हम बोलेंगे क्या, कह सकते हो कि, और ये एक अर्धवृत्ताकार कह सकते हो, या सेमी लूनर कह सकते हो, या सेमी सर्कुलर कह सकते हो। और इसको हमने कोटिंग कर दिया जिंक सल्फाइड से। जब जिंक सल्फाइड से कोटिंग की गई और ये रेस यहाँ से निकलते हुए अल्फा पार्टिकल जाते हुए गोल्ड फॉइल की लेयर से टकराती है। याद रखना, ये गोल्ड फॉइल कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 100 नैनोमीटर। तो इससे टकराने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, उनको दिखाई क्या क्या दिया, अवलोकन जिसको कहते हैं, क्या क्या रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट को पता चला। तो उनमें ये बातें निकल के आई, बातें क्या निकल के आई कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे, पास थ्रू, बिना गोल्ड फॉइल के, जो ऐसे इस तरीके से आप कह सकते हो कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ बिहेवियर है कि बिना डिफ्लेक्शन के, अगर ये पॉजिटिव रेज है इस तरीके से और ये बीच में इस तरीके से है, तो बिना डिफ्लेक्शन के ये सीधे निकल गई। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो पास हुए वो बिना डिफ्लेक्शन के हुए। दूसरा पॉइंट, कुछ जो हुए उनमें थोड़ा बहुत, कुछ और भी थे जिनमें डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन वो कैसा हुआ, मार्जिनल, एकदम इस तरीके से मार्जिनल हुआ। और तीसरी जो बात आई उसमें से ध्यान सुनिएगा कि 20,000 अगर पार्टिकल रेस जा रहे हैं तो उसमें कम से कम कितना, एक रिबाउंस्ड, मतलब वो टकरा के फिर उसी सेम एंगल पे क्या आती है, वापस आ जाती है। तो तीन ऑब्जर्वेशन हुए। पहला क्या कि अगर ये सामने कोई पार्टिकल है तो बिना इसको डिफ्लेक्शन के सीधे निकल गई। दूसरा क्या है कि डिफ्लेक्शन तो हुआ लेकिन थोड़ा सा, ये हो गया। और तीसरा रिबाउंस 180, यहाँ मैंने लिखा है कि जैसे गई थी वैसे क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। इसके सीन में क्या हुआ, अगर जे जे थॉमसन के कॉन्सेप्ट को अलाउड करते, जे जे थॉमसन का कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर ये पूरा एटम जो है ऐसे पॉजिटिव स्फीयर से भरा होता, पॉजिटिव स्फीयर से भरे होने के कारण अब यहाँ से जो ये पॉजिटिव रेज आ रही थी अल्फा पार्टिकल, ये हर जगह से क्या होती, वापस आनी चाहिए थी, मतलब इस तरीके से। क्योंकि उन्होंने कहा था क्या कि एटम में पूरी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, पॉजिटिव पार्ट, और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव पार्ट है। तो ये डिफ्लेक्ट होके क्या होनी चाहिए थी, वापस आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसमें से मोस्ट ज्यादातर
सीधे निकल गए। इससे क्या पता चलता है कि इस एटम का ज्यादा और मैक्सिमम पार्ट वो कैसा है, स्पेस है, खाली है, एम्प्टी। ठीक, ये देखो कंक्लूजन में मैंने मेरा पॉइंट, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये कंक्लूजन है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी इन द एटम, मतलब ज्यादातर एटम का पार्ट जो है वो क्या है, खाली, इस तरीके से। और खाली होने की वजह से जो रीबाउंस होना चाहिए था जे थॉमसन के अकॉर्डिंग, ऐसा हुआ नहीं, ये कैसे निकल गए, सीधे। ये पहला पॉइंट। दूसरा, अब फ्यू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, कुछ ऐसे थे जो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन फील हुआ इस तरीके से। और ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, रदरफोर्ड शोड, और रदरफोर्ड ने ओवरऑल जब कैलकुलेशन किया तो उसने ये पाया, भाई रदरफोर्ड साहब ये इनको ये मिला कि ये जो एटम का वॉल्यूम है, इस एटम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इसका पूरा जो वॉल्यूम है, देखिए यहाँ देखिए एटम का वॉल्यूम और न्यूक्लियस का, तो ये पूरा एटम हो गया और ये ऐसा न्यूक्लियस, इसके कंपेयर में इसका जो है ये बहुत छोटा है। यहाँ देखिए ये पूरे एटम का वॉल्यूम है और ये करीब किसका है, न्यूक्लियस का। तो एटम के रिस्पेक्टफुली इसका न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत क्या है, नेग्लिजिबल है। और मैं यहाँ लिखा हूँ कि एटम का 10 पावर 10 मीटर है और न्यूक्लियस का कितना, 10 पावर माइनस 15 मीटर। इसको और कैसे समझ सकते हैं, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक क्रिकेट की बॉल हो इस तरीके से ना, तो क्रिकेट की बॉल ऐसे क्या होगी, न्यूक्लियस, और ये जितना एरिया ऑक्युपाइड कर रहा है वो ऑक्युपाइड कितने एरिया में कर रहा है, ये पूरी तरीके से ऑक्युपाइड एरिया, इसका जो रेडियस है अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में। अब एक गेंद कोई रख दिए एक जगह और उसके 5 किलोमीटर रेडियस में चारों तरफ कंपेयर कर लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि वो न्यूक्लियस कितना छोटा है या फिर क्रिकेट का बॉल कितना वो नेग्लिजिबल है उस 5 किलोमीटर रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो अब ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें पता क्या चला, ध्यान सुनिएगा। जे थॉमसन की जो बात कही गई थी वो कितनी गलत हुई। गलत कैसे हुई, उन्होंने कहा कि पूरा एटम स्फीयर है और उसमें पॉजिटिव पार्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इनके एक्सपेरिमेंट से पता चला नहीं, ऐसा नहीं है। एम्प्टी का उस एटम का कुछ हिस्सा खाली है और जो कुछ हिस्सा खाली है इसी वजह से वो बिना डिफ्लेक्शन के सीधे निकल जाती है। कुछ जो थोड़ा बहुत स्मॉल एंगल क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब वो थोड़ा बहुत वो रेस क्या हो रही है, उससे टकरा रही है और उसमें से बहुत नेग्लिजिबल कम, बहुत कम से कम 180 पे रिबाउंस हो रही है। जहां से आ रही है, जहां से लौट रही है, रिजल्टेंट जब आएगा कि जहां से वो टकरा के वापस 180 पे आ रही है, इसका मतलब वहीं पे हमको क्या, कोई भारी भरकम हार्ड स्फीयर है जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस में होगा क्या, प्रोटॉन, और हमें पता है प्रोटॉन के साथ क्या होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो इस तरीके से। और दूसरी चीज, तब इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे उस तरीके से ऐसे न्यूक्लियस बना लेते हैं, तो इस तरीके से इसके चारों ओर इस तरीके से ये बन जाता है क्या, ऑर्बिट। ये बनता है क्या, ऑर्बिट। और इसी ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लगातार रिवॉल्व करता रहता है। ठीक, रिवॉल्व करता रहता है। किस तरीके से, जैसे जैसे सन के अराउंड जितने प्लैनेट्स हैं वो घूमते रहते हैं, उसी तरीके से। तो इसका मतलब कि क्या निकला कि न्यूक्लियस एकदम सेंटर ऑफ द पार्ट होता है और उसके बाहर ऑर्बिट होती है। उस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन लगातार सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। इसके साथ तीसरी चीज क्या, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ जो प्रोटॉन है, इनके बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को बैलेंस किए रहते हैं। ठीक, ये आगे का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ये फोर्स दोनों एक जैसे के इक्वल होते हैं और इस वजह से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गिरता नहीं है। लेकिन ओवरऑल क्या पता चला कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने ये हमें जरूर बताया कि जे थॉमसन का जो मॉडल था उस मॉडल में कितना जो है सत्यता थी या ट्रूनेस था। यहाँ ऑब्जर्वेशन में हमें क्या पता चला, देखिए ऑब्जर्वेशन का फिर से 3 पॉइंट। कुछ है मैक्सिमम ऐसे थी जो बिना डिफ्लेक्शन के निकल गई, कुछ ऐसे थी जो थोड़ा बहुत एंगल बना के निकली और उसमें से बहुत कम वापस आई। ये तो ऑब्जर्वेशन था। कंक्लूजन ये था
एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है, ठीक, इसी वजह से बिना डिफ्लेक्शन के निकल रहे हैं। कुछ हिस्सा ऐसे है जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब कहीं वहां बीच में कंसंट्रेटेड डेंस पार्टिकल है, और उसी डेंस पार्टिकल को हमने क्या कह दिया, न्यूक्लियस कह दिया। उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन है। और उसमें एक बात और निकल के आई कि उस एटम के वॉल्यूम के अप्रॉक्स और कंपेयर में न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है उसका क्या है, बहुत नेग्लिजिबल है। मैंने एग्जांपल से भी समझाया। तो इस थॉट से या इस एक्सपेरिमेंट से अल्टीमेटली हमें क्या मिला, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अल्टीमेटली हमें मिला क्या, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की जब बात पता चली, पहला रिजल्टेंट, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट था, तो एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन और अल्टीमेटली एविडेंस, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या आया, ओरिजिन ऑफ या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस में पता चला कि यहाँ क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और तीसरी चीज कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ अराउंड एक सर्कुलर पाथ पे, जिसका नाम क्या है, ऑर्बिट, उस पे लगातार रिवॉल्व करता है, जस्ट लाइक अराउंड अ सन प्लैनेट्स, जैसे प्लैनेट घूमते रहते हैं उसी तरीके से। तो इस तरीके से ये जाके तब कंक्लूजन हमको मिला कि न्यूक्लियस कहाँ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है। ठीक, ये इस तरीके से टॉपिक होता है क्या। थैंक यू।